एवरीवन, आई एम प्रणव एंड टुडेस टॉपिक इज ट्राइएक्सियल टेस्ट, है ना। कल हमने कहाँ तक के देख लिया था, हमने लैब में जो टेस्ट होते थे उनका बता दिया था कि क्या क्या लैब में टेस्ट होते हैं। फील्ड पे जो टेस्ट होते हैं उनकी भी बात करेंगे, बट आज सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है ट्राइएक्सियल टेस्ट, इसलिए अलग से वीडियो बन रहा है ना। जैसे देखा होगा आपने, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए अलग से वीडियो, ठीक है। तो वैसे ही ट्राइएक्सियल टेस्ट देखते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट में क्या होता है, सिंपल टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना सिंपल है उतना ही इम्पोर्टेंट है। बस ध्यान से सुनना कि क्या होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट में। ट्राइएक्सियल टेस्ट में क्या होता है, एक सॉइल सैंपल लेते हैं हम, ठीक है, जो भी सॉइल के ऊपर टेस्ट करना है। और मैंने क्या बताया था, ये कैसे लैब टेस्ट होता है कि लैब वर्क हमने कल पढ़ा था, और ये कौन सी लिस्ट में था, ये लैब टेस्ट की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे था, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कि ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट होता क्या है और कितने टाइप का होता है, क्या प्रोसीजर है इसका, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो उन सब पे बात करेंगे। ऑलमोस्ट इसमें से सारी चीज़ें ही पूछी जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं पूछी जाती हो। और अगर आपको एक भी चीज़ अगर स्किप हो जाती है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, एक सॉइल सैंपल रहता है। सॉइल सैंपल ये जो है हमारा वो क्या है, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, एक रबर की इम्परमिएबल लेयर, रबर की इम्परमिएबल लेयर में डाल देते हैं। क्या करते हैं, सॉइल को रबर की इम्परमिएबल लेयर में डाल देते हैं। ये कैसी है, रबर की लेयर है, रबर, ठीक है। उसमें सॉइल सैंपल डाल दिया। अब हमने क्या बोला था कि लैब में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक्चुअल फील्ड कंडीशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट्स क्या आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि ये वही चीज़ लैब में हम परफॉर्म कर पाते हैं जो एक्चुअल फील्ड में हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अब देखो, दो स्टेज में ये होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है कन्फाइनिंग स्टेज। कौन सी, कन्फाइनिंग स्टेज। इसका एक और नाम है, वो है सेल प्रेशर स्टेज, ठीक है। इसका एक और नाम है सेल प्रेशर स्टेज। और दूसरी स्टेज जो होती है इसमें वो होती है, क्या होती है, शेयर स्टेज। शेयर स्टेज का एक और नाम है डेविएटर स्टेज, डेविएटर स्टेज, ठीक है। अब इनके तो ये दो नाम हो गए पर लेकिन एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, स्टेज वन कन्फाइनिंग स्टेज में क्या होगा कि सॉइल कैसी है हमारी, सॉइल ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के नीचे सॉइल कैसी है, मान लो ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड के नीचे सॉइल कैसी है, कन्फाइन है। इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है और पीछे से भी प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फाइनिंग स्टेज में। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो इसलिए वो कन्फाइनिंग स्टेज है। कन्फाइनिंग स्टेज मतलब चारों तरफ से हर जगह से प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, हर जगह से प्रेशर लग रहा है। तो ये कौन सी स्टेज है, ये कन्फाइनिंग स्टेज है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये कौन सी स्टेज है, ये कन्फाइनिंग स्टेज है। तो कन्फाइनिंग स्टेज में जो लगेगा, जो लग रहा था हॉरिजेंटली, जो देखो हमने जब वो मोर का एनालिसिस किया था तो वहाँ जब लग रहा था तो उसको क्या लिया था, उसको लिया था सिग्मा 3 एंड सिग्मा 2 और सिग्मा 3 बराबर थे। तो जो इधर से लग रहा है वो इधर से भी लग रहा है, तो सिग्मा 3 और सिग्मा 2 क्या थे, बराबर थे। एंड सिग्मा 3 हमारी क्या थी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थी, ठीक है। इसको बोला क्या, सिग्मा 3 और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये कन्फाइनिंग स्टेज है तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको। तो सिग्मा सी स्टैंड्स फॉर कन्फाइनिंग स्टेज। तो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया, हमने एक फील्ड कंडीशन लैब में क्रिएट कर दी कि भाई पानी से, अब वाटर ही क्यों यूज़ किया कि वाटर में क्या होता है, वाटर कहीं पे भी प्रेशर लगाएगा तो इक्वली लगाएगा, यूनिफॉर्मली लगाएगा, तो वाटर यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये और ये क्या है, वॉल्व है। क्या है, ये वॉल्व है। वॉल्व किस लिए, अब पानी क्या करना पड़ेगा, कभी हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें सॉइल कंसोलिडेटेड हो रही है और ड्रेन हो रही है, तो वॉल हमें खोलने पड़ेंगे, ठीक है।
कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन आ गई, मतलब फील्ड पे ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है कि सॉइल कैसी अनकंसोलिडेटेड है और अनड्रेन्ड सॉइल है, तो ये वॉल क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कौन से स्टेज में कौन सा वॉल क्लोज करना है, तो कौन सी कंडीशन जनरेट होगी। तो ये टेस्ट बेसिकली टाइप ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट में आएंगे, इसके ऊपर अभी और डीप में डिस्कशन करेंगे, पर पहले हमको ये तो पता लग जाए कि कब वॉल खोलना है और कब बंद करना है। तो फर्स्ट स्टेज की बात हो गई कन्फाइनिंग स्टेज की। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। जब कन्फाइनिंग स्टेज हो गया और जब आप ऊपर से घर या कोई स्ट्रक्चर लगाते हो तो एक और स्टेज आती है, उसको क्या बोलते हैं, शेयर स्टेज या फिर डेविएटर स्टेज। तो ऊपर से जो लगाएंगे, अब देखो एक और चीज़, ये क्या लगा रखा है, मीटर। तो सेल प्रेशर में कितना सेल प्रेशर हम लगा रहे हैं ये हमको पता रहेगा, सिग्मा 3 हमको पता रहेगा। क्यों भाई, अब तुम ही लगा रहे हो तो तुमको तो पता होगा कि क्या है, ठीक है। तो सिग्मा 3 और कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस वो होगी, वो हमको पता होगी, हम यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे ये मीटर से। और वही एक और है डेविएटर स्ट्रेस, हम डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से लगाएंगे, जो कि डेविएटर स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा 3 तो लग ही रहा है, ये सिग्मा, ठीक है चलो अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर बाद बताने वाला था। डेविएटर स्ट्रेस क्या होगी, डेविएटर स्ट्रेस होगी सिग्मा 3 तो लग ही रहा है यहाँ पे, और प्लस इसके साथ क्या लग रहा है, इसके साथ में और क्या लग रहा है, ये कन्फाइनिंग। तो सिग्मा 3 और सिग्मा डी एक साथ लगेंगे। तो वहाँ पे हम पॉज कर देंगे, हमारा जो भी टेस्ट है वो रोक देंगे, जब क्या होगी, सॉइल शेयर में फेल हो जाएगी, शेयर में फेल हो जाएगी। अब वो कहीं से भी हो सकती है, सॉइल शेयर में फेल, सॉइल में क्रैक कहीं से भी आ सकता है, तो वो डेविएटर स्ट्रेस बताएगा हमको कि कहाँ से आ रहा है, जो कि स्टेज 2 में हम करेंगे, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, डेविएटर स्ट्रेच और शेयर स्टेज। अब देखो फर्स्ट जो स्टेज थी कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग स्टेज में जो प्रेशर लग रहा था हर तरफ से हर तरफ से इक्वल लग रहा है। ये सॉइल मास है हमारे, ये जो सॉइल सैंपल है, ऊपर से अगर सिग्मा 3 लग रहा था तो साइड से भी सिग्मा 3 लग रहा था, और सिग्मा 3 इधर से भी लग रहा था और सिग्मा 3 इधर से भी लग रहा था। ये क्या थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थी, तो मतलब टाउ इसमें शेयर क्या था, शेयर था 0। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी कि शेयर 0 क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस थी 0। अब जब डेविएटर आएगा तो कुछ शेयर स्ट्रेस आएगा, यहाँ से क्या लग रही है, अब डेविएटर स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर इसको रब कर दूंगा। यहाँ पे बनाता हूँ डेविएटर, ये स्टेज 1 का था। अब स्टेज 2 का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, कैसे कि सिग्मा 3 यहाँ से लग रहा है, सिग्मा 3 यहाँ से लग रहा है, और सिग्मा 3 यहाँ से लग रहा है, और ऊपर से भी क्या लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है। इसमें कुछ और ऐड होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये डेविएटर स्ट्रेस कहाँ से लगेगी, डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से भी लगेगी, और सिग्मा डी ऊपर से भी लगेगी और नीचे से भी लगेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो सिग्मा डी ऊपर से भी लग रही है, सिग्मा डी नीचे से भी लग रही है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा 1। और वो क्या करे, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे जहाँ पे सॉइल मास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब सॉइल मास फेल हो गया तो हम सॉइल हमारे कोई काम की नहीं रही, हमारे काम का क्या रह गया, सिग्मा 1, सिग्मा डेविएटर एंड सिग्मा 3। तो वो हम आगे स्टडी करेंगे और पूरी चीज़ आज तुमको समझ में आ जाएगी कि ट्रायक्सियल टेस्ट में क्या होता है। बेसिकली अभी जो जितना बताया उसकी समरी दूँ तो बेसिकली दो स्टेज में होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं एंड स्टेज 2 में डेविएटर प्रेशर लगाते हैं, और नोट डाउन करते हैं कि कौन सी स्टेज पे ये फेल हो जा रहा है सॉइल सैंपल, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब उससे पहले हमको जब ट्रायक्सियल टेस्ट पढ़ेंगे उससे पहले हमको टाइप ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, लाइक यूयू टेस्ट, सीडी टेस्ट एंड सीयू टेस्ट, और एक और होता है यूयू टेस्ट, एक और होगा वो हम देखेंगे बाद में। तो ये 3 टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो चौथा टेस्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन मतलब सॉइल को क्या होने नहीं देना है, कंसोलिडेट नहीं होने देना है, अनकंसोलिडेटेड। और कंसोलिडेशन क्या था, पानी का बाहर निकलना, पोर वाटर प्रेशर निकलना या पोर एयर निकलना। वो तो क्या था, पोर एयर प्रेशर निकल रहा था, तो वो क्या था, कॉम्पैक्शन था या कंप्रेसिबिलिटी था, ठीक है। और कंसोलिडेशन क्या था, वॉइड्स का निकलना। प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब
पानी बाहर निकल रहा है, वॉइड से पानी बाहर निकल रहा है, या फिर कुछ रीएडजस्टमेंट हो रहा है किसका, सॉइल सॉलिड्स का। तो अनकंसोलिडेटेड स्टेज है, तो कन्फाइनिंग स्टेज में क्या करेंगे, वॉल को क्या करेंगे, बंद रखेंगे। दोनों वॉल क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ये क्या है, क्लोज, ये क्रॉस मतलब वॉल क्लोज्ड, ठीक है, वॉल क्लोज रहेंगे, रखेंगे। अब क्या देखो, अनड्रेन कंडीशन भी आपको रखनी है कि पूरा पानी ना बह जाए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, शेयर स्टेज में, स्टेज 2 में भी वॉल क्लोज रखेंगे। तो वैसे ही कंसोलिडेटेड ड्रेन, कंसोलिडेटेड मतलब पानी निकलने देना है, ड्रेन मतलब उस सेकेंड स्टेज में भी पानी निकलने देना है, ठीक है। तो दोनों स्टेज में वॉल कैसे रखेंगे, ओपन रखेंगे, है ना। 2 स्टेज थी, एक बार क्या लगा रहे थे, एक बार कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे थे या कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगा रहे थे, दूसरी बार डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे थे, ठीक है। और एक क्या था, रबर मेम्ब्रेन थी। अब कोई पानी से सीधे तुम प्रेशर लगाओगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, तो इसलिए रबर मेम्ब्रेन, ठीक है, रबर मेम्ब्रेन का इसलिए यूज़ किया गया है। अब वहीं देखो कंसोलिडेटेड अनड्रेन में, कंसोलिडेटेड मतलब कंसोलिडेशन होने देना है, तो स्टेज 1 में वॉल खोल के रखेंगे, और अनड्रेन मतलब सेकेंड स्टेज में वॉल बंद कर रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, यूयू टेस्ट, सीडी टेस्ट और सीयू टेस्ट की। अब इन टेस्ट को और डीप में देखते हैं कि और डीप में क्या क्या होता है। तो इनका मैं एक बढ़िया से चार्ट बना देता हूँ, तो चार्ट नोट डाउन कर लेना और समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब क्या, टाइप ऑफ ट्राइक्शियल टेस्ट, ठीक है। टाइप ऑफ ट्राइक्शियल टेस्ट में देखेंगे हम क्या, फर्स्ट वही यूयू टेस्ट, यूयू टेस्ट को और क्या बोलते हैं, क्विक टेस्ट। सेकेंड वन इज सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट बात करते हैं यूयू टेस्ट की। यूयू टेस्ट जो होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए उसका और एक और नाम क्या है, क्विक टेस्ट। क्या नाम है उसका, क्विक टेस्ट। तो वो 5 से 7 मिनट में हो जाता है। अब ये तो मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, दोनों केस में क्या रखते हैं, वॉल को क्लोज करते हैं। क्या, वॉल को दोनों स्टेज में क्लोज रखा जाता है। स्टेज 1 क्या थी, स्टेज 1 थी कन्फाइनिंग स्टेज, और स्टेज 2 क्या थी, शेयर स्ट्रेच और डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। तो इनमें क्या रखते हैं, दोनों वॉल को क्लोज रखा जाता है। अब ये टेस्ट किस सॉइल के लिए परफॉर्म करोगे आप, तो ये टेस्ट आप परफॉर्म करोगे सैचुरेटेड क्ले फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। मतलब कोई क्ले है, अब कोई सैचुरेटेड क्ले है, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए लोडिंग हो रही है, कुछ समय के लिए लोडिंग हो रही है, अंडर अनड्रेन कंडीशन एट फास्ट लोडिंग। और क्या हो रहा है, आजू बाजू इम्परमिएबल लेयर्स है, और क्ले में से क्या हो रहा है, पानी नहीं निकल पा रहा है। तो उस सीन में क्या करेंगे, और लोडिंग रेट फास्ट रहेगा, तो उस सीन में क्या करेंगे, यूयू टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है तो यूयू टेस्ट। सिंपल ये क्विक टेस्ट होता है। अब ये क्विक टेस्ट क्यों है, क्विक टेस्ट इसलिए कि भाई अब पोर से पानी निकालना ही नहीं है, तो सीधे क्या करो, कन्फाइनिंग लगाओ, कन्फाइनिंग वॉल क्लोज करो, कन्फाइनिंग लगाओ, और फिर थोड़ी देर बाद वॉल क्लोज करने के बाद क्या करो, अपना वो लगा दो, डेविएटर लगा दो, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, है ना। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की, कि भाई कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट क्या है। तो अब ये देखो, ये क्या है, मैक्सिमम टाइम टेकिंग टेस्ट है, मैक्सिमम टाइम टेकिंग है, और इसमें लोडिंग रेट क्या है, लोडिंग रेट है वेरी स्लो। अब क्यों, कंसोलिडेट करना है सॉइल को, तो धीरे धीरे लोड लगाओगे तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड धीरे धीरे होगी। अब एकदम से लगा दोगे और तुम बोल दो कि पूरा पानी निकल जाए एक साथ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो धीरे धीरे, वेरी स्लो, इसमें लोडिंग रेट क्या है, वेरी स्लो। और फॉर फाइन क्ले के लिए इसमें कुछ वीक्स भी लग सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको एनालिसिस पता लग जाएगा कि भाई एनालिसिस करके आप बता दोगे कि फाइन क्ले है, हो गया सैंड हो गया, इनमें कितना टाइम लग रहा है ना। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब कंसोलिडेटेड ड्रेन में क्या है, वॉल कैसे रहेंगे, वॉल दोनों में ओपन रहेंगे, मतलब पोर वाटर, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर दोनों में परमिट, दोनों स्टेज में परमिट किया जाएगा। अब ये टेस्ट किस सॉइल के लिए करना है, ये टेस्ट करना है सैचुरेटेड क्ले फॉर लॉन्ग टर्म मतलब कोई सैचुरेटेड क्ले, उस पर बहुत समय से क्या लग रहा है, लोड लग रहा है ना। और आजू बाजू क्या परमिएबल सॉइल है, तो उसमें से धीरे धीरे पानी हो रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, पानी निकल रहा था, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर स्टेज 1 कब खत्म होगी और स्टेज 2 कब स्टार्ट होगी। जब देखो स्टेज 1 से में जब वॉल्व ओपन करोगे तुम, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी निकलेगा, एक टाइम आएगा पानी निकलना बंद हो जाएगा,
वो टाइम जब पानी निकलना बंद हो गया, मतलब सॉइल कैसी हो गई, कंसोलिडेटेड हो गई, है ना, कंसोलिडेटेड हो गई। उसके बाद तुम क्या करो, सेकेंड स्टेज लगा दो, डेविएटर स्टेज। डेविएटर स्टेज में जो पानी निकलना होगा वो निकल जाएगा, तो वो बात हो गई, ठीक है। और कहाँ ये टेस्ट यूज़ करेंगे, कौन से सिचुएशन में, सैचुरेटेड सैंड हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों हो गया सैंड के लिए, सैंड में ऐसा क्या स्पेशल है, सैंड की परमेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए उसमें पानी लॉन्ग टर्म में भी निकल जाएगा और शॉर्ट टर्म में भी निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से मतलब क्या, टाइम ड्यूरेशन, कि भाई लोड लंबे समय तक के लगा के रखो और लोड कम समय तक के। अब और क्ले में सर क्यों नहीं है शॉर्ट टर्म, क्ले में इसलिए नहीं है क्योंकि क्ले की परमेबिलिटी काफ़ी कम है, तो क्ले में लॉन्ग टर्म के लिए लोड लगाओगे तो ही पानी निकल पाएगा। जब पानी निकलेगा तो सॉइल कैसी होगी, कंसोलिडेटेड होगी, ठीक है। तो ये सैंड के साथ ये प्लस पॉइंट है कि जब भी सैंड का नाम आएगा तो लॉन्ग और शॉर्ट साथ में आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की, CU टेस्ट की। अब देखो CU टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, वॉल को सॉइल को कंसोलिडेट करना है, तो सॉइल को कंसोलिडेटेड करना है मतलब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर पर अलाउ करना पड़ेगा। तो पहले स्टेज में वॉल को खोल के रखेंगे और दूसरे स्टेज में वॉल को बंद करके रखेंगे, क्यों, अंडर इन कंडीशन। जब पूरा पानी निकल जाएगा तो क्या कन्फाइनिंग तो लगाएंगे, उसके साथ साथ क्या लगा देंगे, स्टेज 2 में डेविएटर लगा देंगे। अब ये टेस्ट जो है वो सूटेबल होता है किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द फेलियर ऑफ अर्दन डैम्स। अर्दन डैम्स के लिए ये क्या होता है, सूटेबल होता है कि भाई उनका एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने की क्या सीन है, कैसे फेलियर हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कौन किससे आती है, सॉइल। अर्दन डैम में क्या होता है, अर्दन डैम मतलब अर्थ मतलब सॉइल से बना हुआ डैम, उसके अंदर क्ले की लेयर देते हैं, कोर और देते हैं, वो सब हमने उसमें पढ़ा था, कब, कॉम्पैक्शन में पढ़ा था, वेट साइड ड्राई साइड, तो वहाँ पे आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है, ठीक है। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये CU टेस्ट है, ठीक है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द फेलियर ऑफ अर्दन डैम विच में अकॉर ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन। सडन ड्रॉडाउन ऑफ वाटर टेबल क्या होता है कि भाई पानी का वाटर लेवल पहले यहाँ था, ये आपकी सॉइल, ये आपका ग्राउंड लेवल था, पानी का वाटर लेवल यहाँ था। अब क्या हुआ, एकदम से कुछ हुआ, यहाँ से अब अंदर ही अंदर पानी ट्रैवल करता है, हो सकता है पानी को कहीं से और रास्ता मिल गया, या कहीं यहाँ से तुमने क्या कर दिया, पानी एक्सट्रैक्ट कर दिया अगर 10 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, सडन ड्रॉडाउन हो गया, पानी वाटर लेवल कम हो गया। तो वहाँ उस कंडीशन में क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो 3 टेस्ट की बात कर दी। अब चौथा टेस्ट एक और होता है, अब कौन सा रहेगा, अनकंसोलिडेटेड। इनमें से कॉम्बिनेशन बनाओ तो एक टेस्ट छूट रहा होगा, वो कौन सा छूट रहा है, कंसोलिडेटेड ड्रेन, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन, हाँ, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अब देखो ये चौथा जो टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, UD टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट मतलब कि भाई अनकंसोलिडेटेड सॉइल कैसी है, अनकंसोलिडेटेड है, अब उस पर लोड लगा के रखो, सॉइल अनकंसोलिडेटेड है, ठीक है। जब सॉइल लंबे समय तक के तुम उस पर लोड लगा के रखोगे तो अनकंसोलिडेटेड ही रहेगी, तो भाई लैब में कैसे परफॉर्म करोगे उसको, शॉर्ट ड्यूरेशन में उसमें से पानी आप नहीं निकाल सकते। वो सॉइल की प्रॉपर्टी यही है कि अनकंसोलिडेटेड रहना उसको लॉन्ग टाइम के लिए, तो कितना भी कुछ कर लो शॉर्ट ड्यूरेशन में उसमें से ड्रेन तो हो ही नहीं सकता, तो UD टेस्ट प्रैक्टिकली हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही है। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, जब स्टेज 1 ही क्लियर नहीं होगी, मतलब स्टेज 1 में क्या तुम लगा के रखो, बैठे रहो, सोचो कि कंसोलिडेटेड होगी, अब कंसोलिडेटेड होगी, तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा उसको कंसोलिडेटेड होने में। कंसोलिडेटेड तो करना ही नहीं है हमको, अनकंसोलिडेटेड करना है, तो अनकंसोलिडेटेड ही रहेगी सॉइल, है ना। बट अब उसको अनकंसोलिडेटेड सॉइल में से भी ड्रेन कर दो तो फिर भाई सॉइल तो कैसी हो जाएगी, कंसोलिडेटेड हो जाएगी। जब पानी चला गया, है ना, ये क्या था, U फॉर अनकंसोलिडेटेड एंड D फॉर ड्रेन, अनकंसोलिडेटेड और ड्रेन। जब सॉइल को कैसा रखना है, अनकंसोलिडेटेड रखना है और ड्रेन रखना है। तो भाई जब सॉइल अनकंसोलिडेटेड है और सॉइल में से अगर तुम पानी निकाल दोगे तो वो अनकंसोलिडेटेड रहेगी क्या, नहीं रहेगी, वो कंसोलिडेटेड हो जाएगी, तो प्रैक्टिकली वो टेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये बात हो गई किसकी, 4 टेस्ट की। अब बात करेंगे किसकी, प्रोसीजर ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट, ट्रायक्सियल का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है।
चलिए आइए देखें क्या प्रोसीजर ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। प्रोसीजर सिंपली मैंने लिख दिया है ना। इसे बता देता हूँ कि कैसा क्या होता है। देखो पहले क्या, एक सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लेना है। मान लो ये क्या है, सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है। सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लेके उसको एक रबर मेम्ब्रेन में, और सॉइल सैंपल कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, उसको एक इम्परमिएबल रबर मेम्ब्रेन में डाल दूंगा। मान लो ये मेरा हाथ इम्परमिएबल रबर मेम्ब्रेन है, मैंने उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये ऐसा अज्यूम कर लेना कि पूरा ऐसा पैक है, ठीक है। अब ये डाल दिया। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, द लेंथ ऑफ सैंपल इज यूजुअली 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। जो ये डायमीटर है ना, डायमीटर और लेंथ में क्या रिलेशन है, लेंथ डबल होनी चाहिए डायमीटर की। डायमीटर अगर 10 mm का है ना, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 mm, ठीक है। ये यूजुअली रखा जाता है। अब जो कि मैंने बता दिया था, इस टेस्ट को 2 स्टेज में परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट स्टेज और स्टेज 2। स्टेज 1 जो होती है वो कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज बोला जाता है, और या तो सेल प्रेशर स्टेज बोला जाता है, और कंसोलिडेशन स्टेज बोला जाता है। कंसोलिडेशन स्टेज इसलिए बोला जाता है कि वाटर में से पानी को रिमूव कर रहे हैं, तो सॉइल कैसी हो जाती है, कब तक के रिमूव करेंगे, जब तक के पानी निकलना कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक के रिमूव करेंगे। मतलब सॉइल कैसी हो रही है, कंसोलिडेटेड हो रही है। तो मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब बात हो गई। अब क्या करते हैं इसमें कि देखो ये अपना क्या है, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल रबर मेम्ब्रेन में क्या है, सॉइल सैंपल के ऊपर क्या है, इम्परमिएबल रबर मेम्ब्रेन, उस रबर मेम्ब्रेन के अंदर सॉइल सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ऑल अराउंड द कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 और सिग्मा सी स्टैंड फॉर कन्फाइनिंग प्रेशर और कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस अप्लाइड यूजिंग एक्सटर्नल वाटर प्रेशर। अब बाहर से क्या लगाओ, वाटर प्रेशर लगाओ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो ये क्या लग रहा है, ये वाटर प्रेशर लग रहा है। ये क्या लगेगा, वाटर प्रेशर लगेगा। तो जब ये वाटर प्रेशर लगेगा तो हर साइड से कैसे लगेगा, हर साइड से इक्वल लगेगा, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, सब साइड से कैसे लगेगा, इक्वल लगेगा। तो ये तो ठीक है, ये तो लग गया सर। अब ये कैसे पता रहेगा, वहाँ पे एक मीटर भी लगा था, जिसको क्या वहाँ जहाँ यहाँ एक मीटर लगा था ना, जहाँ पे हम मेजर कर रहे थे, तो ये हमको पता रहेगा कि सिग्मा 3 कितना मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई फर्स्ट स्टेज की। अब ये फर्स्ट स्टेज को कॉन्स्टेंटली लगाते रहो। अब सेकंड स्टेज कब चालू करना है, सेकंड स्टेज बोले तो शेयर और डेविएटर स्टेज। कन्फाइनिंग प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस मतलब ऊपर से, एक्चुअली ये सॉइल सैंपल ऐसा रखा है, एक्चुअली लगा रहे हैं, एक्चुअली मतलब ये एक्सिस के अलॉन्ग एक्चुअली अप्लाइड करेंगे, कॉल डेविएटर स्ट्रेस। वो मैंने सब ऑलरेडी बता चुका है कि डेविएटर स्ट्रेस क्या करेंगे। ये मान लो डेविएटर स्ट्रेस है, ऊपर से आप डेविएटर एक्चुअली लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डेविएटर स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएंगे, कब तक के, जब तक कि सॉइल सैंपल फेल नहीं हो जाता। तो ये आपने अभी बना ली, ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो मेरे को थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, रिवाइंड करके, ठीक है। अब देखो ये स्टेज 1 तो हो गई थी। अब स्टेज 1 के बाद कब स्टेज 2 शुरू करेंगे, तो भाई जब तक के पानी निकल जाएगा, है ना। तुम नोटिस करते रहना कि पानी निकलना कब बंद हो गया, तो उसके बाद स्टेज 2 लगा देना। अब स्टेज 2 में क्या स्थिति रहेगी, स्टेज 2 में ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये अपना सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल तो है ही है, और उसके ऊपर क्या लग रहा था, सिग्मा सी लग रहा था, या सिग्मा 3 बोल दो। उसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जब ये कांस्टेंट रखोगे तुम तो फर्स्ट स्टेज तुम्हारी फुलफिल हो जाएगी। उसी के बाद तो सेकंड स्टेज आएगी, जब ये कांस्टेंट रहेगा तभी। तो उसके साथ और एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करना है, एक्स्ट्रा एडिशन किसका करना है, एक्स्ट्रा एडिशन करना है डेविएटर स्ट्रेस का, सिग्मा डी। डेविएटर स्ट्रेस और बढ़ाते जाओ, जिसको कैसे लगाओगे, एक्चुअली मतलब एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा सिग्मा 3 बोल दो, या और क्या बोल दो, इसको सिग्मा सी बोल दो, चारों तरफ से लग रहा था। उसमें और क्या ऐड कर दिया, डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाओ जब तक कि तुमको एक फाइन ऐसा क्रैक नहीं दिख जाता सॉइल सैंपल में। जैसे ही क्रैक आ गया तो डेविएटर स्ट्रेस लगाना बंद कर दो और उसको नोट डाउन कर लो। तो ये क्या हुआ, सिग्मा,
ये दोनों का सम क्या होगा, ऊपर से देखो, ऊपर से और नीचे से क्या लग रहा है, ऊपर से और नीचे से सिग्मा डी लग रहा है। तो अब क्या है, इधर से तो लग रहा है क्या, इधर से तो लग रहा है सर सिग्मा 3 लग रहा है, और जिसको और क्या बोल दिया, और कन्फाइनिंग प्रेशर बोल दिया, कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा है ऐसे। पर लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है, अब ऐसे में तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी लग रहा है सर। तो ये जो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 है वो क्या है, सिग्मा 1 है। जो अपना क्या था वहाँ पे मोहर कॉलम थ्योरी में, वहाँ पे सिग्मा 1 क्या था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेसेस। तो ये जो सिग्मा 1 होगा वो क्या होगा, सिग्मा डेविएटर प्लस सिग्मा 3, ठीक है। अब देखो सिग्मा डेविएटर अगर तुमको निकालना है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 से निकाल सकते हो कि कितना डेविएटर स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी। अब ये कहाँ से नोट डाउन करोगे, उसके लिए भी एक अलग से इधर मीटर लगाया हुआ था। सब चीज़ अब लैब में कर रहे हैं तो सब चीज़ नोटेड होगी, मीटर ईटर लगा सकते हैं कि भाई यहाँ स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो बताओ क्या सीन है ना, कि स्ट्रेन कितना आ रहा है, स्ट्रेन से हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये क्या हो गया, सिग्मा डेविएटर हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो कभी कभी तुमको क्या करेगा, डेविएटर दे देगा या सिग्मा 1 दे देगा, सिग्मा 3 दे देगा, तो यहाँ खेल सकता है तुम्हारे साथ। बट तुमको अगर कंसेप्ट क्लियर है, ये सब तुमको नहीं पता, कंसेप्ट क्लियर है कि भाई सिग्मा डेविएटर प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो होती है वो दोनों का सम करके सिग्मा 1 होता है, तो वो कुछ भी दे दे तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई ये बात हो गई सिग्मा 1 सिग्मा डेविएटर स्ट्रेस 2 और क्या बोल सकते हैं हम, ट्रायक्सियल टेस्ट की। तो तुमको पता लग जाएगा कि कौन से स्पेशेयर में फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो सिग्मा डेविएटर को और क्या बोलते हैं, सिग्मा डेविएटर का दूसरा नाम है CCS, कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। भाई ये कन्फाइन है, हर जगह से कन्फाइन है ये, और कंप्रेस नेचर कैसे कंप्रेसिव, तो इसको क्या बोलते हैं, CCS। अब ये कैसे निकालेंगे, कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो ये हम देखते हैं अभी कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो अभी आपको ये ट्रायक्सियल की प्रोसीजर क्लियर हो गई होगी, क्या क्या करना है, सिंपल है। एक सॉइल सैंपल लो, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, उसको अब 2 मिनट में आपको समरी बता देता हूँ जो अभी तक के बताएं। सॉइल सैंपल लो, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, उसको रबर मेम्ब्रेन में क्या करो, डाल दो। जैसे ही आपने रबर मेम्ब्रेन में डाला उसके बाद वाटर से प्रेशर एक्सर्ट कराओ, एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपकी स्टेज 1 फुलफिल हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर जो लेंथ होगी वो डायमीटर के कितने टाइम्स होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर लगाओगे और जैसे ही पोर वाटर प्रेशर निकलना बंद हो जाएगा तो उसके बाद आप स्टेज 2 पे जाना। कन्फाइनिंग तो लग ही लग रहा है, उसके ऊपर से ये डेविएटर स्ट्रेस एक्सियली लगाओगे। और कब तक के लगाना है, जब तक के क्रैक, यहाँ पे क्रैक नहीं दिखते आपको, यहाँ पे सॉइल मास में क्रैक नहीं दिखते। अब आप बोलोगे कि सर ये वहाँ पे तो रबर मेम्ब्रेन होगी, तो कैसे दिखेगा, रबर मेम्ब्रेन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी या ट्रांसलूसेंट होगी, तो आपको क्रैक विजिबल रहेगा। तो जब ये क्रैक आ जाएगा तो आप डेविएटर लगाना बंद कर देना। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई हॉरिजॉन्टली तो क्या लग रहा था, कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा था सिग्मा C और सिग्मा 3 का, है ना, ये दोनों में से कोई भी नाम दे दो, सिग्मा 3 और सिग्मा C कन्फाइनिंग और या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ऊपर से क्या लग रहा है, डेविएटर और सिग्मा 3 दोनों लग रहे हैं, तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा डेविएटर प्लस सिग्मा 3। अब बात करेंगे सिग्मा डेविएटर की। सिग्मा डेविएटर क्या होता है, कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिग्मा डी का और क्या नाम है, कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो और देखो, डेविएटर स्ट्रेस जो था अभी बोला था मैंने, क्या उसको क्या बोलते हैं, CCS। CCS मतलब क्या, कन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। तो अब ये हर किसी को थोड़ी, हर डेविएटर स्ट्रेस को CCS थोड़ी बोलेंगे। तो कौन सी डेविएटर स्ट्रेस को CCS बोलेंगे, डेविएटर स्ट्रेस कौन सी है, एट फेलियर। एट फेलियर जिस स्ट्रेस पे फेलियर हो रहा है, जिस स्ट्रेस पे फेलियर हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CCS। CCS क्या होगा, CCS होगा सिग्मा डी एट फेलियर। तो ये सिग्मा डी, CCS को और डिफाइन करते हैं, CC एट सिग्मा डी एट फेलियर। सिग्मा डी क्या होगा, सिग्मा डी होगा क्या, सिंपली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर, है ना।
और इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो और ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इक्वल्स टू, ये बात तो हो गई इसकी, और इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि भाई ऊपर से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो रहा है, एक कुछ फोर्स आ रहा होगा ऊपर से, कौन सा फोर्स, जो ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे होगे ना तुम, जो ऊपर से लगा रहे होगे तो कुछ फोर्स जनरेट हो रहा होगा, वाला फोर्स अपॉन एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर पे क्या एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से और निकाल सकते हैं आप CCS या सिग्मा डी। तो देखो वेयर CCS इक्वल्स टू कंप्रेसिव, कौन सा कंप्रेसिव, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और AF इक्वल्स टू एरिया किसका, ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो अब बात करेंगे किसकी, ये तो आप मीटर हीटर से निकाल लोगे कि भाई फोर्स निकालना है तो वहाँ नोट डाउन कर लोगे कि कितनी रीडिंग आई है, और एरिया ऑफ एट फेलियर कैसे निकालेंगे, तो अब बात किसकी करेंगे, एरिया ऑफ फेलियर की, ठीक है। तो एरिया ऑफ फेलियर देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ फेलियर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अज्यूम करो, लेट A naught be the initial area of cross section। let assume क्या करना है, A naught क्या है, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इनिशियल एरिया क्या होगा, A naught इक्वल्स टू, ऊपर से कैसा था, सर्कुलर था, सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल का ऊपर का एरिया क्या होगा, π/4 D naught का स्क्वायर, जो इनिशियल डायमीटर होगा वो, ठीक है, π/4 D naught का स्क्वायर। अब बात करते हैं कि इसकी फाइनल एरिया की, ए फाइनल क्या होगा, तो फाइनल एरिया निकालना है हमको, तो एरिया को और कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट फेलियर अपॉन लेंथ एट फेलियर। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया V naught, इसको क्या बोल दिया, V फेलियर अपॉन L एट फेलियर, ठीक है, L एट फेलियर। अब ये सब ठीक है। अब इनिशियल एरिया को और कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल एरिया को लिख सकते हैं V naught अपॉन L naught, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, VF अपॉन LF। अब क्या होगा कि फाइनल एरिया, इसको फाइनल एरिया को और कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो फाइनल एरिया को और कैसे लिख सकता हूँ कि भाई कुछ इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम में कुछ ऐड हुआ और कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ, किसका, डेल्टा V का। क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ और कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ, किसका, डेल्टा V का, तभी तो मिलेगा, तभी तो फाइनल पे पहुँचोगे। कुछ ऐड, इनिशियल में कुछ ऐड करोगे तो फाइनल पे पहुँच सकते हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो, या हो सकता हो कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो वैसे ही एल फाइनल को क्या लिखूंगा मैं, L naught प्लस माइनस डेल्टा L, तो ये लिखूंगा मैं। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से V naught अपॉन L naught कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V naught, और नीचे बचेगा 1। लेंथ में क्यों, लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा, लेंथ में इंक्रीज क्यों नहीं होगा, देखो लेंथ में इंक्रीज क्यों नहीं होगा, लेंथ में इंक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई यहाँ तो ये था,
ऊपर से भी तुम प्रेशर लगा रहे हो, नीचे से भी प्रेशर लगा रहे हो, तो जब ऊपर से नीचे से प्रेशर लगाओगे तो लेंथ में इंक्रीज तो होने वाला है नहीं, तो लेंथ में कुछ डिक्रीज ही होगा। सर वॉल्यूम में भी कुछ डिक्रीज हो सकता है और कुछ इंक्रीज हो सकता है। सर वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज होगा? वॉल्यूम में ऐसे इंक्रीज होगा कि सॉइल पार्टिकल्स जो थे वो प्रेशर होने के बाद क्या चलेगा, इधर उधर चलेगा, तो ये क्या होगा, फूल जाएगा। जब ये फूलेगा तो नीचे क्या होगा, नीचे लेंथ डिक्रीज होगी पर एरिया बढ़ जाएगा। और जैसे जो पास थे, जब यहाँ पे ये पास थे, तो अब इनके पास क्या हो गया, दूर चले गए ये लोग, तो दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, पर लेंथ में हमेशा क्या होगा, लेंथ में हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस लग रहा है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1 माइनस डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। अब आप सबको पता है डेल्टा वी बाय वी नॉट क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वही डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन एल, मतलब एक्शियल, ये क्या होता है, एक्शियल स्ट्रेन। ये क्या है, एक्शियल स्ट्रेन। तो अब मैं सिंपली फाइनल एरिया का जो फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट अपॉन एल नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन वी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। ठीक है, मेन चीज़ याद रखना, वॉल्यूम में प्लस माइनस हो सकता है कि पानी चला गया तो वॉल्यूम कम हो गया, हो सकता है कि पानी नहीं जा पा रहा तो वो एक्सपांड हो जाएगा तो पहले जो कन्फाइन थे तो पास पार्टिकल थे, दूर चले गए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, पर लेंथ हमेशा डिक्रीज होगी। क्यों लेंथ हमेशा डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से देखो ऊपर से भी लगा रहा हूँ नीचे, तो कोई इंक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता लेंथ का। क्यों, अब ये इसमें इतनी एनर्जी थोड़ी होगी कि ये जो हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं इसको ऊपर से तो फेंक दे, नीचे से फेंक दे, नहीं, इतनी एनर्जी नहीं होगी उसके पास। बट उसके पास क्या है, उसके पास ये एनर्जी है कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से ज़्यादा स्ट्रेसेस अंदर डेवलप हो जाएगी, तो वो ऐसे फूल जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब फूलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के चांसेस है। तो ये फाइनल एरिया आ गया। तो ये तो जनरलाइज था, है ना, ये जनरलाइज था। अब देखो स्पेशल केस, नोट पॉइंट, स्पेशल केस फॉर यू टेस्ट, फॉर यू टेस्ट में क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड अनट्रेन्ड टेस्ट में एरिया ऑफ फेलियर। अब इसमें क्या होगा, दोनों इसमें वॉल क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, दोनों सिचुएशन में वॉल क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। अनकंसोलिडेटेड एंड अनड्रेन्ड में क्या रहेंगे, दोनों में वॉल बंद रहेंगे। तो वॉल बंद रहेंगे तो एप्सिलॉन वी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो होगा। तो डेल्टा वी अगर जीरो होगा तो एप्सिलॉन वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्पेशली फॉर यू माइनस एरिया, फाइनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फेलियर इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल नॉट 1 प्लस माइनस नहीं 1 माइनस एप्सिलॉन एल। तो ये किसके लिए हो गया, ये स्पेसिफिकली यू टेस्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें बात हो गई कि डेविएटर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। डेविएटर स्ट्रेस सिंपली P बाय A फाइनल करके निकालेंगे, है ना, सिग्मा डी। और डेविएटर स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या था, CCS था। अभी एक UCS भी है, UCS आएगा तो पढ़ेंगे, अभी CCS पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से क्या हम मोहर सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, मोहर सर्कल। मोहर सर्कल एनवेलप जो बनता है वो कैसे बनता है, एक सॉइल सैंपल लो, उसी के ऊपर क्या करो, सिग्मा 3 की एक वैल्यू लो, वहाँ से सिग्मा 1 निकालो, फिर सिग्मा 3 की दूसरी वैल्यू लो, सिग्मा 3 डैश, वहाँ से सिग्मा 1 डैश निकालो। तो ऐसे मोहर सर्कल बनता है। और मोहर सर्कल बनने के बाद क्या बनता है, मोहर सर्कल एनवेलप बनता है। तो अब हम बात किस पे करेंगे कि मोहर सर्कल एनवेलप कैसे बनता है। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं कि मोहर सर्कल कैसे बनता है। तो ये मोहर सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए था हमको, मोहर सर्कल बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, हमको 2 स्ट्रेसेस चाहिए थी। क्या, एक माइनर स्ट्रेसेस और एक मेजर स्ट्रेसेस। तो देखो पहले क्या करो, सिग्मा 3 जो था वो क्या था, वो था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस था। ठीक है, ये रखो, इसको कांस्टेंट रखो और क्या करो, डेविएटर स्ट्रेस लगाओ। सॉइल सैंपल
कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। डेविएटर स्ट्रेस लगाओगे तो सिग्मा डी आएगा कुछ, और सिग्मा वन क्या होगा, सिग्मा वन होगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा थ्री होगा। तो ये तुम्हारे पास एक सेट आ गया, किसका सेट आ गया तुम्हारे पास, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री का एक सेट आ गया। तो जैसे ही वो सेट आया है तो वो सेट को क्या करो, प्लॉट कर दो। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा बन, और ये 2 पॉइंट मिल गए, इनका सेंटर लेके क्या ड्रॉ कर दूंगा, सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, मोहर सर्कल बनेगा एक सॉइल के लिए, ठीक है, एक सॉइल और एक सेट ऑफ स्ट्रेसेस के लिए। अब क्या करो, अब सर ये तो हमेशा एक ही जैसा बनेगा, नहीं, अब क्या करो, सिग्मा थ्री को चेंज करो, जो कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे थे उसको चेंज करो, तो कुछ अलग सिग्मा डी आएगा। सिग्मा डी कितना आएगा, सिग्मा डी आएगा सिग्मा डी डैश दूसरी स्टेज में, और उससे क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो एक कुछ आएगा सिग्मा वन डैश। तो तुमको एक और सेट मिलेगा सिग्मा वन डैश और सिग्मा थ्री डैश का। तो वो सेट को प्लॉट करो। पहला क्या प्लॉट किया था मैंने, पहले प्लॉट किया था सिग्मा वन और सिग्मा थ्री को प्लॉट किया था। अब मैं किसको प्लॉट कर रहा हूँ, अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ सिग्मा वन डैश और सिग्मा थ्री डैश। तो ऐसे ही क्या होगा, अब इन दोनों को 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट का सेंटर लो और क्या करो, मोहर सर्कल बनाओ। तो ये बन गया। ऐसे ही कि जितने, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि भाई सॉइल सैंपल वही होना चाहिए, सॉइल सैंपल या सॉइल वही होनी चाहिए, है ना। एक ही सॉइल के लिए बना रहे हैं, अगर ये तुमने सैचुरेटेड क्ले बोला तो यहाँ पे भी सैचुरेटेड क्ले रखना, यहाँ पे भी सैचुरेटेड क्ले रखना। तो ये मोहर सर्कल जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, सैचुरेटेड क्ले के लिए बनेगा। तो फिर तीसरा सेट ले लिया सिग्मा वन डबल डैश और सिग्मा थ्री डबल डैश का। तो यहाँ पे लिया, तो ये यहाँ पे एक ये 2 पॉइंट आया, तो ये कुछ ऐसा मोहर सर्कल बना, ठीक है। तो सिग्मा थ्री डबल डैश और सिग्मा वन डबल डैश। तो सर ये क्या हो रहा है, तो ये बेटा ये हो रहा है कि देखो, अब 5 स्टार इक्वेशन याद करो, तुम्हारा 5 स्टार इक्वेशन क्या थी, सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा थ्री, सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा थ्री 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो बेटा देखो, जब तुम्हारे पास 3-4 सेट आ जाएंगे तो तुमको यहाँ से c पता लग जाएगा, कोएफिशिएंट कितना है पता लग जाएगा। 5 स्टार इक्वेशन में एक बार पहले सेट की वैल्यू रखना, दूसरे बार दूसरे सेट की, और तुमको अच्छा हो तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तीसरे सेट की। सबकी वैल्यू रख के 2 इक्वेशन 2 अननोन बना के c और फाई की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब आपके पास c और फाई आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना। कॉमन टेंजेंट कैसे, कॉमन टेंजेंट मान लो c और फाई कुछ है, मान लो कुछ c भी आ रहा है कुछ फाई भी आ रहा है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट जा रही है, ये कॉमन टेंजेंट क्या रहेगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए ये रहेगा तुम्हारा मोहर फेलियर एनवलप। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, मोहर फेलियर एनवलप। तो ऐसे ही मोहर फेलियर एनवलप बनता है अलग अलग सॉइल के लिए। अब क्या बताया था, मोहर फेलियर के नीचे रहा तो सॉइल स्टेबल है, मोहर फेलियर से टच भी कर गया तो मतलब क्या हो गया, सॉइल फेल हो गई। और इधर जो रहता था वो क्या रहता था, इमेजिनरी मोहर सर्कल। लाइन के ऊपर क्या रहता था, इमेजिनरी मोहर सर्कल। तो जो मोहर सर्कल है वो ऐसे बनता है, जो 5 स्टार इक्वेशन है वो उसकी इंपॉर्टेंस देख लो। 5 स्टार इक्वेशन कहाँ काम आ रही है, मोहर फेलियर एनवलप बनाने में काम आ रही है। तो 5 स्टार इक्वेशन इंपॉर्टेंट होगी तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बात हो गई मोहर सर्कल की। अब देखते हैं क्या कितने टाइप के मोहर सर्कल बन सकते हैं। जनरली 4 टाइप के पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे बनते हैं और कौन से टेस्ट में क्या क्या बनता है, किस टाइप के बनते हैं, तो वहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी भी हम ट्राइएक्सियल ही पढ़ रहे हैं, ट्राइएक्सियल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक कि मैं मेरिट्स ऑफ ट्राइएक्सियल नहीं बता दूँ तब तक कि ट्राइएक्सियल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या टाइप ऑफ मोहर फेलियर एनवलप कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं किसके लिए, सैंड के लिए। सैंड के लिए कुछ नहीं, रबर में आमरीन में क्या डालो, सैंड डालो, और सैंड के ऊपर अपने जो जितने भी प्रोसेस अभी तक के बताइए लास्ट 40 मिनट्स में वो परफॉर्म करो। एक सिग्मा वन निकालो, एक सिग्मा थ्री निकालो, प्लॉट करते जाओ
और 5 स्टार इक्वेशन में निकाल के फाई निकाल लो कि फाई कितना आ रहा है। तो जब तुमको फाई पता लग जाएगा 5 स्टार इक्वेशन से, तो क्या होगा कि जो कॉमन टेंजेंट रहेगी वो क्या दिखाएगी तुमको, कॉमन टेंजेंट दिखाएगी, मोहर फेलियर एनवलप दिखाएगी। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई सैंड की। अब बात करते हैं किसकी, सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन कंडीशन। सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, इफ़ यू टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सैचुरेटेड क्ले देन, जब तुम यू टेस्ट कंडक्ट करोगे, जब तुम क्या कर रहे हो, यू टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो, तो क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा था। अब ये क्यों नहीं हो रहा था सर, कोई फ्रिक्शन क्यों नहीं हो रहा था भाई, यू टेस्ट में दोनों वॉल्व बंद थे तो पानी को और सॉइल को इधर उधर जाने की जगह मिल ही नहीं रही थी। जब इधर उधर जाने की जगह ही नहीं हो रही थी तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा था। जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग। जब फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा था तो नो स्लाइडिंग, स्लाइड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे। जब सॉइल ग्रेन से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। तो ये जो थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब क्या हो गया, इसके कारण तुम कितनी भी स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 से लेके 1000 तक के, तो रेडियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रेडियस रहेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन देखा ये बना, फिर मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन देखा, तो अब जितना चेंज मैं प्रेशर में कर रहा हूँ, जितना चेंज मैं किस में कर रहा हूँ, प्रेशर में, कि कौन से प्रेशर में, पानी से प्रेशर लगा रहा था यू में जितना चेंज कर रहा हूँ, डेल्टा वी का चेंज अगर यहाँ आ रहा है तो डेल्टा वी का चेंज हर जगह आ रहा है, ठीक है। डेल्टा यू का चेंज यहाँ आ रहा है, डेल्टा यू। तो वैसे ही जितने भी सेट ले लूँ सब में ये क्या रहेगा, सब में ये डेल्टा यू चेंज आते जाएगा। तो जितनी मैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना ही ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, उतना ही मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो चेंज जो हमेशा है, चेंज कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, एक जैसा सर्कल बन रहा है, ऐसा ये सर्कल बनते जा रहा है, ये सर्कल बनते जा रहे हैं, ये सर्कल बनते जा रहे हैं, ये सर्कल बनते जा रहे हैं। तो इसका नाम क्या दे दिया गया, जो यूनिक सेम रेडियस के सर्कल बन रहे, सेम रेडियस के सर्कल बन रहे, सेम रेडियस के सर्कल बन रहे, आगे चल के सेम रेडियस के सर्कल बन रहे, तो उनको क्या नाम दे दिया, यूनिफॉर्म इफेक्टिव मोहर सर्कल। तो तुमसे क्या पूछेगा कि भाई यूनिफॉर्म इफेक्टिव मोहर सर्कल किस केस में बनेगा, तो यूनिफॉर्म इफेक्टिव मोहर सर्कल बनेगा जब आप यू टेस्ट करोगे सैचुरेटेड क्ले पे, तो आपका यूनिफॉर्म इफेक्टिव मोहर सर्कल बनेगा। अब ये क्यों बनेगा, क्योंकि सर रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम क्यों होगा, क्योंकि सर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नो फ्रिक्शन होता है यूयू टेस्ट में। जब सैचुरेटेड क्ले के ऊपर यूयू टेस्ट करो तो नो फ्रिक्शन होता है। जब कोई फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा है तो स्लाइडिंग नहीं होगी, नो स्लाइडिंग मतलब पार्टिकल इधर उधर नहीं जा रहे, पार्टिकल सेम ऐसे कैसे खड़े हैं। जब पार्टिकल ऐसे कैसे खड़े तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब रेडियस सेम रहेगा। तो जितना तुम पोर वाटर प्रेशर बढ़ाते जाओगे डेल्टा यू का, तो उतना ही चेंज सब में आएगा। तो आप +10 करके वहाँ +10 और आगे बढ़ा दो। जैसे कि देखो कि अगर सिग्मा 3 आ रहा है 10 और सिग्मा 1 आ रहा है कितना 50, दोनों में डिफरेंस कितने का है 40 का है। अब मैं सिग्मा 3 का एक सेट क्या आएगा, एक सेट ये हो गया। अब दूसरा सेट देखो क्या हुआ, ये इसको 10 से इंक्रीज़ किया तो सिग्मा 1 कितना आएगा, तो ये कितना आएगा सिग्मा 1 10, तो ये आएगा 60। तो भाई ये सेम आ रहा है, रेडियस सेम आ रहा है 40। जितना तुम कितना पोर वाटर बढ़ा रहे हो इतना ये बढ़ रहा है। तो भाई चेंज हमेशा क्या हो जाएगा, जितना ये बढ़ा रहे हो चेंज कांस्टेंट हो जाएगा। जब चेंज कांस्टेंट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, यूनिक मोहर सर्कल। तो यूनिक इफेक्टिव मोहर सर्कल बोला क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब हम वो टोटल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे क्योंकि इफेक्टिव के इसमें बात करेंगे। क्यों, क्योंकि तरजागी ने बोल दिया था कि शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई। अब आगे और दो केसेस देखते हैं कि क्या दो केस बचे हैं, फिर बात करते हैं कि क्या होगा आगे। ठीक है, चलो आओ थर्ड देखते हैं।
सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन, है ना। ड्रेन कंडीशन मतलब सैचुरेटेड क्ले ड्रेन कंडीशन। तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सीडी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो सीडी टेस्ट परफॉर्म किया गया किस पे, सैचुरेटेड क्ले पे। तो देखा गया कि अगर एनसीसी रहेगी, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले अगर रहेगी तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या बिहेवियर किसके जैसा होता है, सिमिलर टू, चेंज नहीं हो जाता है, इज सिमिलर टू सैंड। सैंड के जैसा बिहेवियर होता है किसका, एनसी क्ले का। सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले का कैसा बिहेवियर हो जाता है, सैंड के जैसा बिहेवियर हो जाता है। तो सैंड के जैसा हो जाएगा तो कुछ 5 रहेगा और सी डी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसमें 5D और सी डी, देखो ड्रेन है, ये ड्रेन है, तो ये कौन सा यूज़ कर रहा है, ड्रेन कोएफिशिएंट। तो ये अब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि कब ड्रेन कोएफिशिएंट यूज़ करना है, या कब ड्रेन पैरामीटर्स यूज़ करने हैं और कब अनड्रेन करने हैं, ठीक है। जब ड्रेन वाली सिचुएशन रहेगी तो ड्रेन वाले यूज़ करना, ड्रेन बोले तो इफेक्टिव वाले, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले, और अगर अनड्रेन रहेगी तो टोटल स्ट्रेस वाले, वो हमने वहाँ बात कर ली थी। तो सिंपली जो सैचुरेटेड क्ले का था वो 2 टाइप का बिहेवियर देखा गया। अगर सैचुरेटेड क्ले एनसीसी स्टेज में है तो वो एज ए सैंड बिहेव करेगी। तो उसका, तो अब अगर तुमको बोल दे कि कोई क्ले ऐसी है जिसका कोहेजन 0 होता है, तो बोलना हाँ सर है, सैचुरेटेड क्ले एनसीसी जो है वो कैसी होती है, वो होती है जिसका CD 0 होता है। अगर उसके ऊपर CD टेस्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा कंसोलिडेशन होने के बाद वो कैसे बिहेव कर रही है, कि भाई वो एज अ सैंड बिहेव कर रही है। तो ये तो बात हो गई एनसीसी की। अब बात करेंगे ओसीसी की, कि ओसी सैंड कैसे बिहेव करती है, एज अ सिल्ट। सिल्ट में कुछ कोहेजन भी होता है और कुछ फाई भी होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बना है, स्लाइटली कर्व। तो सैचुरेटेड ओसीसी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कैसे बिहेव करेगी, एज ए सिल्ट बिहेव करेगी। इफ सीडी टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, कब, जब इनके ऊपर सीडी टेस्ट कंडक्ट करोगे तब, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, CD 5D कितना कितना होता है, OCC के लिए कितना रहेगा और NCC के लिए कितना रहेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। CD फॉर OCC 60 to 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ड्रेन कोएफिशिएंट एंड 10 to 15 डिग्री, और यहाँ पे 5D कितना होता है, 25 to 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन। अब वही बात करें अगर सर सॉइल कैसी हो गई, सॉइल अगर हो गई पार्शियली सैचुरेटेड, तो पार्शियली सैचुरेटेड के लिए भी कर्व कैसा रहेगा, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप क्या रहेगा, मोहर फेलियर एनवेलप। ये क्या बना, मोहर फेलियर एनवेलप। तो मोहर फेलियर एनवेलप पार्शियली सैचुरेटेड क्ले के लिए कैसा रहेगा, वो ऐसा रहेगा स्लाइटली कर्व। तो यहाँ पे आपके टाइप ऑफ मोहर फेलियर एनवेलप्स खत्म हो गए। अब लास्ट चीज बची है आज की, कि मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट। तो अब देखते हैं क्या है मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट, ठीक है। चलिए आइए लास्ट पॉइंट हमारा, मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट। ट्रायक्सियल टेस्ट के क्या क्या मेरिट्स है। तो पहला मेरिट क्या है कि भाई फेलियर प्लेन जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता। मतलब वो सॉइल कहाँ से फेल करेगी, सॉइल हमेशा वीक प्लेन से फेल करेगी। तो कोई प्री डिटरमाइंड प्लेन नहीं है एज सच, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया, एक मेरिट हो गया। दूसरी चीज़ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि हम हर जगह से वाटर से लगवा रहे थे और ऊपर से हम डेविएटर लगा रहे थे, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि भाई ड्रेनेज के लिए स्पेसिफिक वॉल दिए गए थे, ऊपर वाला नीचे वाला 2 वॉल दिए गए थे। तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज हमारे ऊपर है कि क्या करना है, वॉल ओपन करना है या क्लोज करना है। तो क्या तीसरा पॉइंट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन। अब जैसी कंडीशन तुम्हारे फील्ड में होगी वैसी कंडीशन तुम कहाँ बना सकते हो, लैब में बना सकते हो। वहीं और आगे बात करें तो भाई एक ट्रायक्सियल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या निकल जाते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, पोर प्रेशर आप मेजर कर सकते हो ट्रायक्सियल टेस्ट में। वो मैकेनिज्म होता है कुछ, उसको इंसर्ट कर दो, है ना, स्पेसिमेन के साथ, तो आपका पोर प्रेशर भी आ जाता है। तो जब आप परफॉर्म करोगे तो आप लैब में पूछना कि पोर प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं। यहाँ पे हमको काम नहीं है अभी पोर प्रेशर का, बट पता होना चाहिए। फिफ्थ वन इज सारी सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारी सॉइल के लिए कैसे, क्यों
क्योंकि रबर मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, रबर मेम्ब्रेन में तुम सैंड भी डाल सकते हो, क्ले भी डाल सकते हो, सिल्ट भी डाल सकते हो। अगर तुम रबर मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करोगे तो ये टेस्ट किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये टेस्ट किसके लिए, हम सैंड के लिए नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों, सैंड को एक शेप में मेंटेन कैसे रखेंगे, सैंड को तो ऐसे छोड़ो गिर जाती है, तो उसको मेंटेन कौन, रबर मेम्ब्रेन कर सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ सॉइल सबके लिए वैलिड है ये। और लास्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। तो आप ट्रैक्शियल टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो रिसर्च में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टेस्ट खत्म हो गया है, शेयर स्ट्रेंथ का फर्स्ट टेस्ट जो काफ़ी लंबा चला 1 घंटा, तो ये ख़त्म हो चुका है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं देखता हूँ, कमेंट रीड कर लेता हूँ मैं। और नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने डाउट इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड डाउट मत रखना दिमाग में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी एक और वीडियो आएगा, अराउंड 10 आवर्स बाद एक और वीडियो पोस्ट होगा। एक दिन में 2 आवर्स बोले ना, तो 24 आवर्स में 2 वीडियो, तो 1 घंटे के 2 वीडियो, मतलब 2 घंटा, 24 घंटे में 2 घंटा, तो मतलब एक दिन में 2 घंटा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात होगी ट्राइएक्सियल की। आगे हम जो 4 टेस्ट बचे हैं वो देख के शेयर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे थोड़े बहुत, और ये शेयर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगा, है ना। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड लाइक कर दे। चलिए, थैंक यू, बाय।